नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा कि राजशेखर सर आपको पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और आपने जो कल एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम का मूल्यांकन कर रहे थे अपने आप में। अब देखते हैं कि एपीएससी इकोनॉमिक्स से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछी है और उसका क्या वास्तविक आंसर होना चाहिए। हम लोग अपने ज्ञान, अपने अनुभव और यूपीएससी का जो एपीएससी का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए इकोनॉमिक्स के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आई थिंक पहला क्वेश्चन 38 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन होंगे। 24, 25, 26, 34, 38 ये क्वेश्चन आपके नीति आयोग से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग। तो जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग कुछ संस्थाएं पढ़ते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, तो उसके कुछ फीचर्स, उसकी स्थापना कभी, उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके निगेटिव पॉइंट्स, इन सारी बातों का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो वह इसी पर्पस से किया जाता है। देखिए यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इस नीति आयोग के बारे में कौन से कथन सही हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। और यह आप देखेंगे कि नीति आयोग, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग इज फोस्टर कंपैरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की बात करता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यह बढ़ावा देता है। तो आप जब नीति आयोग के एनुअल रिपोर्ट की बात करेंगे, पीआईबी देखेंगे, तो आपको वहां पर पता चलेगा कि इसके ऑब्जेक्टिव का जो दूसरा पॉइंट है, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव का जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट से ये सेम लाइन उठाकर लगा दिया गया है। इसलिए आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आपका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। आप किस सोर्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आयोग जो प्रश्न बना रही है वो किसी एक ऑथेंटिक सोर्स को लेकर बना रही है, ताकि यदि प्रश्न में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो, कोई व्यवधान हो, तो आप उसका रेफरेंस लेकर के आयोग के पास चैलेंज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैंने ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें पढ़ी थी और ये चीज़ें वास्तव में सही है। चूँकि गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है, गवर्नमेंट ही क्वेश्चन बना रही है और गवर्नमेंट ही उसके आंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। और कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी आंसर गलत हो गए, कभी आंसर की में आंसर गलत आ जाते हैं, कभी क्वेश्चन गलत टाइप हो जाते हैं। तो ये सब माइनर मिस्टेक है, लेकिन यह माइनर मिस्टेक या जो इसकी मार्किंग होती है, इससे बच्चों का फ्यूचर प्रभावित हो सकता है। तो ये इन सब के लिए एक ऑप्शंस बना हुआ है कि आप सोर्स के माध्यम से अपने या फिर अपनी जानकारी के माध्यम से आप गवर्नमेंट को यह बता सकें, आप आयोग को यह बता सकें कि नहीं यह सही है, यह गलत है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है। मैं केवल आपका ध्यान बता सकता हूँ कि आप परेशान ना हो यदि किसी का आंसर ए बी सी आपको तीनों लग रहा है, या कहीं टीचर बता रहे हैं कि इसका आंसर ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, आयोग ने कोई आंसर अलग दिया है, तो आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिसोर्स बता रहा हूं कि यह पीआईबी और नीति आयोग के एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर यह एकदम क्लियर कट लाइन दिया हुआ है। फिर सेकंड लाइन है कि नीति आयोग लुक आफ्टर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ये जो टर्म है, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स टू द स्टेट, क्या यह नीति आयोग का काम है? रिसोर्स को एलोकेट करना। नीति आयोग क्या है? एक परिवर्तनकारी संस्थान है। वह फेडरल मतलब सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, मतलब राज्य और स्टेट एंड सेंटर दोनों में या दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है देश को चलाने में, यह उसके एक रेशियो की बात करता है कि राज्य की भी भूमिका होगी और सेंट्रल की भी भूमिका होगी। तो नीति आयोग रिसोर्स को अलोकेट तो करता है, स्पेशली फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स दैट मीन्स रोड हो गए, मतलब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो गया, रेलवेज हो गए, एयरलाइन हो गया, पाइपलाइन हो गया, और जितने भी ट्रांसपोर्ट के जैसे जितने भी आप इसको जोड़ सकते हैं, अवसंरचना जिसको आप लोग कहते हैं, बुनियादी अवसंरचना जिसे कहते हैं, उनके जितने भी टर्म है, तो 2015 के एनुअल रिपोर्ट में इसे डिपार्ट कर दिया गया था
लेकिन 2025-26 का जब एनुअल रिपोर्ट आया नीति आयोग का, उसने इसे फिर से जगह दी है। एक कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम में जब एलोकेशन की बात की गई है, जहां पर उस एलोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स की बात की गई है। दैट मीन्स आप इसे कह सकते हैं कि यह ऑप्शन पार्शियली सही है और पार्शियली गलत भी है। ठीक, तो थोड़ा सा यह प्रश्न मतलब डिस्प्यूट की तरफ बढ़ता है, यह थोड़ा सा विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन बताता है हमें। फिर तीसरा है कि अटल इनोवेशन मिशन AIM इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। यह भी PIB में या नीति आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो रिपोर्ट हो या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर जब अटल इनोवेशन की चर्चा की गई है, उस जगह पर यह क्लियर कहा गया है कि यह जो इनिशिएटिव्स है लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग comprises फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग एंड स्पेशल इनवाइटीज ऑल्सो। यानी इसके नीति आयोग के जो मेंबर हैं, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के मेंबर, वह फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और कई बार इसे स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, कोई विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि नीति आयोग जो बना है, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में PM वो चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, नीति गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ स्टेट के जो फाइनेंस एंड रेवेन्यू, जो यूनियन मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री का जिनको दर्जा प्राप्त है, वो इसके सदस्य होते हैं। यानी आप इस पर यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं कि ये गवर्निंग काउंसिल में फुल टाइम मेंबर्स ये नहीं है। यानी ये टर्म जिसे कहते हैं ना वर्ड के साथ खेलना, शब्द के साथ खेलना, तो आयोग हमेशा शब्द के साथ खेलती है। आप प्रश्न को पढ़ते समय शब्दों को की गहनता को पकड़ने की, वो कितना डीप है या उसकी मीनिंग कितने डेप्थ में है, इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। और जब आप ऐसा पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं जब क्लास लेता हूं तो बार बार कहता हूं कि आप शब्द के पीछे मत भागिए, शब्द की भावनाओं के पीछे भागिए। शब्द कहना क्या चाह रहा है, आखिर वास्तव में आयोग जो प्रश्न पूछ रही है आपसे, इस तरीके का टर्म यूज कर रही है, वो आपकी समझ को किस डेप्थ तक आंकना चाहती है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए भी सही होना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है। ऑप्शन बी पार्शियली सही पार्शियली गलत है, तो आप इसे सही मान सकते हैं। अटल इनोवेशन ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, क्योंकि यह भी आयोग की रिपोर्ट में है। और गवर्निंग काउंसिल ये एक गलत स्टेटमेंट है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी दिया है। तो आप इसे एक मतलब कह सकते हैं ना सिक्योर जोन में रख सकते हैं कि अब डिपेंड करना हो कि आयोग क्या मानती है इस चीज को। अब क्योंकि प्रोविजनल आंसर की जो आया है, उस आंसर की में इसने बी ऑप्शन दिया है। मैं भी थोड़ा सा चकित रह गया कि ऐसा क्यों किया इसने, लेकिन अब गवर्नमेंट की मंशा क्या है, आयोग किस स्तर से इस प्रश्न को सोच रहा है, क्या देख रहा है, देखते हैं इस पर क्या डिसीजन होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है इसका इकोनॉमिक्स का। आई थिंक हमें लगता है 45 इन द 2025-6 बजट द इंडियन गवर्नमेंट sought to promote AVGC इसको इसने कहा एनिमेशन, विजुअल एफर्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स एज पार्ट ऑफ द कंट्रीज। ये एनुअल बजट 2025-26 से इकोनॉमिक्स में बजट और सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और बार बार जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ऐसा मानिए कि बिना बजट और सर्वे का इकोनॉमिक्स अधूरा रहता है, क्योंकि उसमें अपडेशन नहीं हो पाता कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं, गवर्नमेंट कौन सी योजनाओं में कितना ग्रांट अलोकेट कर रही है, या फिर वो किस प्लान को समाप्त कर रही है, किस प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है, हम नहीं समझ पाएंगे बिना गवर्नमेंट बजटिंग और इकोनॉमिक सर्वे के। इसलिए बार बार इकोनॉमिक सर्वे और बजट का रेफरेंस लिया जाता है, उनको सलाह दी जाती है कि आप इसे जरूर एक बार गो थ्रू कर लिया कीजिए एग्जाम से पहले। तो ये बजट 26 जब फरवरी में आया था तो उसी समय यह चर्चा में रहा था एवीएसी। और एवीएसी मेनली क्या होता है ना कि जब आप
एक तरीके से यह कहते हैं कि एक स्किल जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन, मशीनरी इनोवेशन या आर्टिफिशियली इनोवेशन, जो कंटेंट लैब, इसकी बात करता है यह। और इसमें हम लोग आप ये स्किल इंडस्ट्री, ऑरेंज इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, न्यू स्किल इकोनॉमी, ये सारे ऑप्शंस हैं कि स्किल इकोनॉमी में एवीजीसी की बात होगी, ऑरेंज इकोनॉमी में एवीजीसी की बात होगी, गिग इकोनॉमी होगी या न्यू स्किल इकोनॉमी में होगी। तो जैसे आप शब्द से पकड़कर, ये एलिमिनेशन की जहां बात आती है कि शब्द से पकड़कर आपको एलिमिनेट करना, तो आप ये देखिए एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, प्रश्न में हिंट दे दिया गया है। क्वेश्चन में हिंट इस बात का दिया गया है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, ये सब देखकर ही लगता है कि ये कोई साइंटिफिक वर्ड है। दैट मीन्स इसमें इनोवेशन या एआई जैसे या साइंस जैसे टर्म यूज हो सकते हैं, या एक नहीं हमारा माइंडसेट दौड़ता है उधर। और जब स्किल की बात होगी, स्किल इंडस्ट्री की बात होगी और न्यू स्किल इकोनॉमी की बात होगी, तो लगभग दोनों सेम ऑब्जेक्टिव्स लिए हुए आते हैं। लेकिन जब ऑरेंज और इकोनॉमी और गिग इकोनॉमी की बात होती है तो इसका प्रोस्पेक्टस थोड़ा सा बदलता है। कैसे? वो गिग इकोनॉमी में क्या है कि गिग इकोनॉमी में छोटे छोटे कामगार आते हैं जिनका जो अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल रूप से काम कर रहे हैं, जैसे जोमेटो या स्विगी वाले वर्कर जो होते हैं कि कुछ देर काम करेंगे, उनकी सैलरी निश्चित नहीं होगी, वो वर्क के आधार पर, मतलब उनकी जो सैलरी होती है बेस्ड ऑन देयर वर्क, नेचर ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ अर्निंग, मतलब कितना वो काम कर सकते हैं, कितना काम उन्हें अलोकेट कर सकता है, वो डिलीवरी कितनी कर सकते हैं, वो कितना अर्न करना चाहते हैं, इन सारे मतलब बिखरा हुआ एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर वो जो बिखरे हुए काम होते हैं जिस पर इनकम होता है, ये मेनली उसी को डिनोट करता है। लेकिन ऑरेंज इकोनॉमी जो इस बार के बजट में पहली बार चर्चा में आया है और ये नया वर्ड था, तो ऑरेंज इकोनॉमी मेनली क्या करती है? स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट में ये किसकी बात करता है? क्रिएटिविटी की बात करता है, या कल्चर की बात करता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करता है या क्रिएटिविटी की बात करता है। अब आपको यदि इनमें से कोई भी टर्म यदि एग्जाम के टाइम ध्यान रह गया हो तो आप ऑटोमेटिक यह पता कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर ऑरेंज इकोनॉमी ही होगा, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी की बात है, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल कंटेंट या कंटेंट लैब की बात जो करते हैं हम इंडिया, और हालांकि इसके कई और एस्पेक्ट्स भी हैं जो बजट में चर्चा में रहे थे, जिसमें यह कहा गया था कि IICT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना की जाएगी इसके लिए, और फिर कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन वगैरह की बात की जाएगी। तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में है हमारा 54 क्वेश्चन कौन सा है? हाँ 54, ये स्कीम्स से रिलेटेड प्रश्न है। इकोनॉमिक्स में जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अमर्त्य सेन सर की बात करते हैं, या एक ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, ह्यूमन इकोनॉमी की बात करते हैं, वहाँ पर हमें कई सारे स्कीम्स मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट हम मतलब आम जनता के लिए लेकर आती है, और यह स्पेशली असम को लेकर है कि अरुणोदय स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा आसाम। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये लिस्ट केवल ऑब्जेक्टिव से है कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या रहा या क्या था।
तो अरुणोदय स्कीम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि फैक्ट रटकर याद कर चले गए कि अरुणोदय स्कीम कब आया, और फिर आसाम आरोग्य निधि कब आए, स्वाहिद कुशल कोनवार सर्वजनीन वृद्धा पेंशन अचोई, कनकलता महिला सबलीकरण योजना, ये कब आया। तो केवल फैक्ट रटने से अब चयन होना बहुत मुश्किल है। तो आपको यह प्रश्न दिया गया कि आपकी समझ के आधार पर कि आप करते क्या, आपको ऑब्जेक्टिव क्या पता है, आप समाज से कितने जुड़कर रह सकते हैं, या सरकार क्या चाह रही है समाज के लिए। बहरहाल जो भी है, हमें पहले इसका एक आंसर मिला लेना चाहिए कि अरुणोदय स्कीम का क्या है कि अ मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस। आपको पता होगा कि पहले 830 रुपीज पर मंथ मिलता था, जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया, ठीक है। और ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपके पास या जो बेनिफिशियर हैं या जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें मिल जाता है ये, ठीक है। सॉरी 1000 रुपये किया गया था, मैंने 2000 लिखा है, 1000 रुपये। दूसरा क्या है, असम आरोग्य निधि, ये मतलब लगभग उसी तरह है PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी लगभग उसी जैसा है। और इसका उद्देश्य क्या था, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द ट्रीटमेंट 5 लाख ऑफ सीरियस डिसीज एंड इंजरीज इंक्लूडिंग दोज कॉज्ड बाय नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर फॉर फैमिलीज विथ एन एनुअल इनकम लेस देन, यहाँ छूट गया है कुछ, लेस देन 5 लाख, ये यहाँ आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ 5 सीरीज। ये पीपीटी बनाने से में थोड़ी सी इशू आई है, ये 5 लाख यहाँ होगा। तो 5 लाख से कम जिनका इनकम है, एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, कितना, 3 लाख का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं इसके। तीसरा है स्वाहिद कुशल कोनवार सर्वजनीन वृद्धा पेंशन अचोई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अ पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, मतलब 60+ वालों को, कवरिंग ऑल एलिजिबल इंडिविजुअल इन द स्टेट। ये स्टेट स्पेसिफिक योजना है। कनकलता महिला सबलीकरण योजना, अ फ्लैगशिप स्कीम अंडर द असम स्टेट रूरल लिवलीहुड्स मिशन एमिंग टू जनरेट सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉर वोमेन इन रूरल एरियाज। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से इसको आर्थिक समृद्धि या सबलता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल पर प्रश्न है। ये हमेशा जीएसटी से एक न एक दो प्रश्न रहते हैं, किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। यदि डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में, सॉरी ऑप्शन में कोई प्रश्न दे देगा। तो यह प्रश्न हमेशा ही बना रहा है और ये सब दिन बर्निंग टॉपिक रहा है हमेशा से। तो इसका क्या है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रश्न कह रहा है कि द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, कौन से मेंबर होंगे इसमें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे क्या जीएसटी काउंसिल में, जिनको ये बात पता होगी कि जीएसटी काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या पीएम नहीं होते हैं, वह एलिमिनेट कर सकता है। ऑप्शन 1 खत्म। दूसरा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं होते तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो जिन्हें ये चीज़ें पता होगी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, चीफ मिनिस्टर नहीं होते, पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं होते, वह ए, सी और डी को एलिमिनेट आसानी से कर सकता है। तो बचा आपके पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, इसके मेंबर होते हैं। साथ में टैक्सेशन के या फाइनेंस के और भी कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जिसे नॉमिनेट किया जा सकता है इन किसी एक के माध्यम से, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू
या फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ ऑल स्टेट्स एंड रेवेन्यू, यहाँ रेवेन्यू वर्ड नहीं लिखा है, यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर। यदि रेवेन्यू होता तो शायद आपको याद आ जाता, लेकिन रेवेन्यू नहीं देकर के इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी किया, केवल ऑप्शन को ट्रिकी बनाया और सबके ऑप्शन लगभग समान रखे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बी होना चाहिए या बी ही है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लगभग हर सेक्टर में देख रहे हैं। इसके जितने भी 17 गोल्स हैं, उस गोल्स का रिलेशन किसी न किसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह के प्रश्नों से अवगत रहें, इस तरह के टर्म से अवगत रहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्विकास कहाँ से हुआ। ठीक है, तो यह ब्रटलैंड कमीशन का है, यह फैक्ट है बिल्कुल, इसमें कुछ विशेष नहीं लगाना है दिमाग कि ये क्यों, कहाँ, कैसे, बस वो याद करने की चीज़ है कि ब्रटलैंड कमीशन, और ब्रटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, और आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987, और इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार चर्चा की गई और यहीं से यह आया। और इससे पहले ब्रटलैंड कमीशन को हम लोग जानते थे WCED के नाम से। WCED मतलब वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और चूंकि सर ब्रटलैंड इसके चेयरपर्सन रहे थे, उन्हीं के अंडर में इस कमेटी की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसे ब्रटलैंड कमीशन कहा गया। तो ये नॉर्मल कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट पर बार बार आपको राजशेखर सर ने भी कहा कि करेक्ट और इनकरेक्ट पर हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैनी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट इट इज वीक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। आप यहां पर इस वर्ड को पकड़िए कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दैट आर फंडामेंटल कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जब आप पॉवर्टी की बात करेंगे, उस समय आप या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, या सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करेंगे, या सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, या आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, उस समय आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखना होगा। और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या संस्थागत अवसंरचना या संस्थागत संरचना, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली आप यदि कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि सरकार फंडामेंटल अंडर डेवलपमेंट, यानी आप अंडर डेवलपमेंट, या इसे आप कह सकते हैं ना पिछड़ेपन, इसे आप पिछड़ापन कह सकते हैं कि पिछड़ापन का कारण क्या हो सकता है, और वीक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या यह एक कारण है। तो यदि आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी पता होगा कि इसमें बैंक हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, इसमें आप इनोवेशन को ले सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी भी कहीं से भी आइडिया लग रहा हो, या कभी आपने पढ़ा हो, याद आ रहा हो, इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें जहां इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ऐसी कोई भी टर्म, आखिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स में क्या हो सकता है कि जिससे
पिछड़ेपन को दूर किया जा सके, गरीबी को दूर किया जा सके, बेरोजगारी को दूर किया जा सके, तो उसमें इसी सब के जैसे सिमिलर टर्म यूज होंगे। तो यदि आप इस चीज को पकड़ लें, समझ सकें, तब आप यह कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस आर द ह्यूमनली डिवाइस्ड कंस्ट्रेंट्स दैट शेप ह्यूमन इंटरेक्शन। क्या यह ह्यूमन इंटरेक्शन को डिवाइज करता है? यदि इससे रिलेटेड है, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट किसका होगा? पिछड़ापन, ह्यूमन पिछड़ेपन की बात हो रही है, मानव के पिछड़ेपन की बात हो रही है, या ह्यूमन रिसोर्स की पिछड़ेपन की बात हो रही है, तो ह्यूमन तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन होगा। तो जिन्हें ऑप्शन नंबर 1 आइडिया लग गया, वो ऑप्शन नंबर 2 लगभग 50-50 पर आ जाएंगे कि ऑप्शन 2 भी होगा। अब तीसरा है कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। अब एक चीज देखिए कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, समाज में जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं उसको क्या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन प्रोत्साहन देता है, इन्फ्लुएंस करता है? तो यदि आप इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में क्या मानते कि क्या क्या इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हो सकते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है? क्या इनोवेशन हो सकता है? कोई नई नई चीजें, निवेश हो गया, नवाचार हो गया। क्या उद्यम हो सकता है जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं? ये चीजें हो सकती हैं। सोशल वेलफेयर की से रिलेटेड और भी कोई चीजें। तो पहले स्टेटमेंट में आप देखिए यह कहता है, और यह पहला स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक का दिया गया है, यह जान जाइए। वर्ल्ड बैंक ने बहुत पहले यह बात कहा था कि यदि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मजबूत होंगे हमारे यहाँ, तो फंडामेंटल और अंडर डेवलपमेंट को दूर किया जा सकता है। तो इसे कारण वर्ल्ड बैंक ने बहुत पहले ही बता दिया था। खैर, तीसरे स्टेटमेंट पर हम थे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस, यदि ये इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी सोशल वेलफेयर से संबंधित किसी भी कारक का प्रभाव यदि पड़ता है, तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन उसे प्रोत्साहित करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब ऑप्शन भी देखिए, 1 एंड ओनली 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3, एक चौथा बचा, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, यानी इसको आप कह सकते हैं शोषणकारी संस्था। शोषणकारी संस्था क्रिएट विशियस साइकिल, इसको कहते हैं दुष्चक्र। एक होता है बढ़िया चक्र, एक तरीके से ये बैड सर्कल है। वेयर पुअर गवर्नेंस, प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशंस एंड रेंट सीकिंग हिंडर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। यानी कहता है कि यदि शोषणकारी संस्था एक दुष्चक्र बनाती है जहां गवर्नेंस कमजोर हो जाती, प्रॉपर्टी राइट्स लिमिटेशन में आ जाता है, यानी उस पर एकाधिकार हो जाता है किसी एक सेक्टर का, एंड रेंट सीकिंग हिंडर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यह लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को नीचे कर सकता है। ठीक है, तो आप यह देख रहे हैं कि 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है इस प्रश्न में। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है? 59, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर इनकरेक्टली मैच्ड। जब आप करेक्ट इनकरेक्ट की बात करते हैं, आप एक फ्लो में ऑप्शन सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए प्रश्न की डिमांड क्या है। और जब आप इस बात की तरफ बढ़ते हैं तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक मतलब हल्का सा माइनर मिस्टेक आपके प्रश्न को या आपके स्कोर को बढ़ा और घटा सकता है, इस पर आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न है इनकरेक्ट, हमें करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। तो बेसिक नीड्स अप्रोच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, ILO ने दिया था। बेसिक नीड्स की अप्रोच का, बेसिक नीड्स अप्रोच कहने का अर्थ है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको कम से कम भोजन, कपड़ा और आवास,
इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। तो यह एकदम सही है, क्योंकि इसका एक रिपोर्ट था, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंस, उसमें एक रिपोर्ट इसने जारी किया था। उसी में इस बात की चर्चा इसने की थी कि बेसिक नीड्स होना चाहिए। तो ये ILO का है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन। जब आप अमर्त्य सेन का इकोनॉमिक सेक्टर में प्रवेश आप समझते हैं या मानते हैं, तो इससे पहले सोशल वेलफेयर की अवधारणा या मानव कल्याण की अवधारणा समाज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सीमित थी। लेकिन जैसे अमर्त्य सेन सर का विचार आया, इनकी फिलॉसफी आई, तो इन्होंने ये बात कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास का मकसद केवल आय अर्जित करना नहीं है, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता और क्षमता में वृद्धि भी करना है। आप इस चीज को समझिए कि वास्तविक क्षमता और स्वतंत्रता में वृद्धि करना, इस टर्म का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको भूख लगी हो, तो भूख खाने के लिए भोजन तो उपलब्ध है, लेकिन क्या आपकी कैपेसिटी है कि आप उस भोजन को प्राप्त कर सकते हैं? या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रिक्शा वाला क्या 600 रुपए की थाली अफोर्ड कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसे कैपेबिलिटी अप्रोच कहा अमर्त्य सेन सर ने। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल अप्रोच, ग्रे बेकर एंड थियोडोर शुल्ट्ज। यह भी सही है कि ह्यूमन कैपिटल अप्रोच इन्हीं का दिया हुआ है। इनका मानना था कि इकोनॉमिक सेक्टर में वास्तविक ग्रोथ या वास्तविक डेवलपमेंट तभी संभव है जब हम उसमें आर्थिक आयामों के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। चौथा है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। जब आप यहां पर आएंगे तब आपको यह ध्यान रखना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, एक तो यहां पर ह्यूमन कैपिटल हुआ कि मानव पूंजी, यहां पर इन्होंने ग्रे बेकर एंड थियोडोर शुल्ट्ज सर ने कहा था कि हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की बात की थी। इसलिए जब इन्वेस्टमेंट की बात की गई तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल बनाता है, इसलिए ह्यूमन कैपिटल की बात आई या ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया यहां पर। तो इनका ये सही है। और ह्यूमन डेवलपमेंट किसने कहा था? UN। आपको पता होगा, आइडिया होगा, आप पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं आप। कौन जारी करता है? UNDP। तो यहां पर IMF नहीं होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन 4 गलत होगा, मतलब, और इसका आंसर ऑप्शन 4 ही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि विच पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो 59 हम लोग चल लिए। अगला है ये अलग कमिटी। आप ये पॉवर्टी लाइन, जब गरीबी रेखा की बात होती है तो इसकी बात की जाती है। अलग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, रंगराजन कमेटी। तो सबसे पहले कौन सी कमेटी आई थी? इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो 1979 में आई थी अलग कमेटी, जिसने यह कहा कि पॉवर्टी लाइन किस पर होना चाहिए? कैलोरी पर बेस्ड होना चाहिए। पॉवर्टी लाइन कैलोरी बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद लकड़ावाला समिति आई थी। लकड़ावाला समिति ने कहा, क्या कहा था 1993 में? 1993 में लकड़ावाला समिति ने इसे रिवाइज्ड किया। अलग कमेटी को लकड़ावाला समिति ने रिवाइज्ड किया और इसने कहा कि स्टेटिक, मतलब स्टेट से स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, हर स्टेट के अलग अलग होने चाहिए, हर स्टेट के स्टेट स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो ये बहुत लेंदी हो गया था। तो फिर इसके बाद लकड़ावाला के बाद तेंदुलकर कमेटी आई थी। तेंदुलकर कमेटी कब आई थी? एनी आइडिया? आप आइडिया लगाइए या बता सकते हैं तो बताइए।
2005 में आई थी, और लास्ट में रंगराजन कमेटी सर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी 2012 में, और इसने 2014 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 2014 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो आप इस हिसाब से यदि आप देखें तो पहले अलग कमेटी आएंगी एक में, फिर 3, एक के बाद 3, फिर 2 और 4, यानी ऑप्शन 1 सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्पेसिफिकली टारगेट इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप अमंग किसके बीच? आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वोमेन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिटायर्ड पर्सनल विथ डिजेबिलिटी एंड वोमेन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड वोमेन। आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ भी एक ऑप्शन या थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लगभग बहुत कम स्कीम्स हैं, कि सरकार यह नहीं चाहती कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट आपको एक आर्थिक रूप से सहायता कर ही रही है, मतलब आप गवर्नमेंट को सेवा दे रहे हैं और गवर्नमेंट उस सेवा के बदले आपको एक नियमित वेतन दे रही है, नियमित पेंशन दे रही है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत लिमिट स्कीम्स हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पर आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा ए, सी और डी। तो आपको ये चीज ध्यान में होगा कि जब 2016 में, वर्ष 2016 में जब एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रोवाइज करने की बात की गई थी, उसे इंप्रूव करने की बात की गई थी, तो उसमें यह कहा गया था कि हम यानी गवर्नमेंट SC, ST और वुमेन, इसे हम लोन देंगे, और लोन कितने का देंगे? 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का, 10 लाख से लेकर 1 करोड़। लेकिन इसने क्या कहा कि वह ऑर्गेनाइजेशन या वह एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा होना चाहिए जिस एंटरप्रेन्योर में कम से कम एटलीस्ट 1 SC या ST बोरोवर हो, यानी लोन लेने वाले हो, और एटलीस्ट 1 वोमेन हो। कम से कम ये एक चीजें हो तभी वह एलिजिबल है। ठीक, तो स्टैंड अप इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वोमेन, ऑप्शन ए। क्लियर यहां तक? फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अ क्रिटिकल चैलेंज फेस्ड बाय सोशल सेक्टर सिचुएशन लाइक PM किसान एंड PMAY, मतलब PM आवास योजना। PM किसान और PM आवास योजना से रिलेटेड प्रश्न है, और ये कुछ कोर स्कीम्स हैं, कुछ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होते हैं, और कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं। तो यह प्रश्न उन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमता है जिनको यह आइडिया होगा कि कोर ऑफ कोर स्कीम्स सरकार की कौन सी है, कोर ऑफ द कोर स्कीम या कोर स्कीम, और फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो खैर वो एक अलग पैटर्न है कि वह उसका क्लासिफिकेशन है स्कीम्स का, और स्कीम्स में ये सारे स्कीम्स आते हैं। खैर यहाँ पर बात हो रही है PM किसान और PMAY। तो जिनको PM किसान और PMAY का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आइडिया होगा या थोड़ा सा भी नॉर्मल आइडिया होगा, तो वो देख पा रहे होंगे कि लगभग सेम है। प्रश्न कह रहा है कि क्रिटिकल चैलेंज क्या फेस कर रहा है सोशल सेक्टर में ये दोनों। क्या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल का लैक है? यदि पॉलिटिकल विल का लैक होता, यानी उसकी कमी होती, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती, तो कोई भी स्कीम्स चल ही नहीं सकता, उसे चलाया ही नहीं जा सकता था। इसलिए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल तो हो नहीं सकता इसके इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि इम्प्लीमेंट कैसे करेगी फिर। दूसरा है डिफिकल्टीज इन एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग एंड टारगेटिंग एलिजिबल बेनिफिशियरीज ड्यू टू लैंड रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्सिटीज, एक्सक्लूशन एरर्स एंड लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। तीसरा ऑप्शन है कि यूनिवर्सल रिजेक्शन ऑफ द स्कीम बाय द टारगेटेड पॉपुलेशन। यह तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी टारगेट पॉपुलेशन को आप रिजेक्ट करके स्कीम्स चलाएं कि हाँ ये
एक जनसंख्या है जिसको हटाकर हम काम करेंगे, बिना इसके काम करेंगे, यह तो संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी भी कट गया, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी क्या कहता है, ए लैक ऑफ ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन रूरल एरियाज, कि ग्रामीण क्षेत्र में ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है, इसीलिए PMAY और PM किसान क्रिटिकल चैलेंज फेस कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या होते हैं कि आप देखे होंगे कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, कई सारे एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के जो काम करते हैं। कुछ यदि आप स्थानीय निकाय को छोड़ दें, स्थानीय निकाय दैट मीन्स पंचायत, जिसमें मुखिया, सरपंच या लोकल पावर होता है, यदि चूंकि उसमें एजुकेशन की बाध्यता नहीं है। बाकी उसके अलावा यदि आप MTS की भी बात करें, LDC की बात करें, या फिर किसी छोटे कर्मचारी की भी बात करें, तो उसका एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन है कि इसे कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इसे कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, और जो उस फील्ड में जाते हैं उसे ट्रेंड किया जाता है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब बचा डिफिकल्टीज इन एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने में, एक्यूरेट आइडेंटिफाई करने में समस्या है। इस तरीके की समस्या है कि हमारे पास जो भी डेटा है उसका आधार क्या है, हम या तो किसी जो पुराने पैटर्न पर बने हुए हैं उस डेटा का उपयोग कर रहे हैं, या फिर कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है हमारे पास। इनकम्प्लीट डेटा हो सकता है, आउटडेटेड डेटा हो सकता है, या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हमें इनकम्प्लीट डेटा मिल रहा है। लैंड रिकॉर्ड अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, वास्तव में जो एक्चुअल लैंड रिकॉर्ड है वो नहीं हो पा रहा है, ये सही है। टारगेटिंग एलिजिबल बेनिफिशियरी, एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन है ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आधार मिसमैच एक कारण बन जाता है कि आधार मिसमैच नहीं कर पा रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। डिजिटल पहुंच नहीं हो पा रही है, डिजिटली लोग अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यह एक कारण बन सकता है। लैंड रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्सिटीज, लैंड रिकॉर्ड सही से हुआ नहीं है, इस वजह से वो कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है। एक्सक्लूसिव एरर, ये सारी जो, और लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ग्रामीण साक्षरता अभी उतनी सशक्त नहीं हुई है या उस लेवल पर नहीं है जहाँ की ये डिजिटल एजुकेशन पहुंच सके या डिजिटली माध्यम से वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो कुल मिलाकर हम आंसर बी पर आते हैं कि आंसर बी 65 का आंसर बी होगा। अब अगला प्रश्न क्या होता है इसका, 65 के बाद हमें लगता है इकोनॉमिक्स के 98 या 99 नंबर के प्रश्न थे, तो एक बार देखते हैं कि उसमें कौन से प्रश्न हैं। 98, 97, 98, यूनाइटेड नेशंस द सिक्योरिटी काउंसिल रिफ्लेक्ट्स कंटेम्प्रेरी जो, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट की बात करें कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, ऐसे नॉर्मली हम लोग याद करते हैं, रिफ्लेक्ट्स कंटेम्प्रेरी मतलब वर्तमान, प्रेजेंट, जियो पॉलिटिकल रियलिटीज, क्या यह वर्तमान कर रहा है। आपको पता होगा यदि आप पढ़े होंगे इसके बारे में या जब इनकी क्लास ली गई होगी, तो यह अभी भी 1945 का जो ग्लोबल पैरामीटर बना था उसी पर कार्य कर रहा है, इसलिए इसमें रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, द G20 इंक्लूड्स कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग अ मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल GDP। मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल GDP करता है क्या, आप देखिए ग्लोबल GDP का लगभग 80% करता है, ग्लोबल GDP का लगभग 80% ये कवर करता है, ठीक है। एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना करता है, लगभग 2/3 पॉपुलेशन कवर करता है यह G20। मतलब G20 में जितने भी देश हैं, यदि उसको ग्लोबली कंपेयर किया जाए, इस या ग्लोबली कंपैरिजन देखें उसका, तो वैश्विक GDP का लगभग 80% कर रहा है और टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2/3 कर रहा है, और इस साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड लगभग 75% है इसका। यह तो मेजर है, यानी यह सही है।
दूसरा, IMF प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंसिंग टू लो इनकम कंट्रीज। ये तो सही है कि लो इनकम कंट्रीज को यह देता है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए देता है या शॉर्ट टर्म के लिए? तो IMF आपको शॉर्ट टर्म के लिए देता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको वर्ल्ड बैंक देती है। ठीक है, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पढ़ा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में यह इस बात की चर्चा हमेशा की जाती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग असिस्टेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग असिस्टेंस IMF क्या देती है, वर्ल्ड बैंक क्या देती है लो इनकम कंट्रीज को। तो जब वहाँ पर आप इस बात की चर्चा किए होंगे या क्लास में देखे होंगे, नोट्स में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी आपको कि IMF लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस को असिस्ट नहीं करता है, वह शॉर्ट टर्म को करता है। तो यह ऑप्शन तीसरा गलत हो गया। यानी आप यदि ऑप्शन देखें तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, पहला गलत है और तीसरा गलत है, यानी 2, ओनली 2। ठीक है, अब 98 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द 17th ब्रिक्स समिट, ये कब हुआ था? जुलाई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बहुत एकदम सॉरी जुलाई, हाँ 6 से 7 जुलाई के आसपास हुआ है 2025 में। तो यह कब हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी मेड सर्टेन सजेशन, इन्होंने क्या क्या सजेशन दिया था? तो आप यदि इसका ओवरव्यू देखे होंगे, इस PIB पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर पढ़े रहे होंगे, या उस समय जो न्यूज़ें चलते हैं, समाचार चलती रहती है, उसको देखे होंगे, तो आप मेकिंग द सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल सिक्योर एंड रेजिलिएंट, promoting responsible use of AI, establishing a unified BRICS military force, regional security, मिलिट्री फोर्स की बात नहीं की गई है, सेटिंग अप ए साइंस एंड रिसर्च रिपोजिटरी, इसकी बात की गई है। तो यह एक फ्रेमवर्क था जिसमें कि जुलाई में जब ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट हुआ था तो उसमें PMO ने इसके अलावा और भी कई ऑफर किए थे। तो वो सारा तो यहाँ मेंशन कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय भी कम है, और भी सब्जेक्ट्स आपके बाकी हैं, अभी उनका भी डिस्कशन होना है। तो अभी फिलहाल आप यह मानकर चलिए कि इसमें तीसरा नहीं था, बाकी 1, 2 और 4 ये थे। तो आप देखिए 1, 2 और 4 यानी 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 100, इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 85% ऑफ क्रूड ऑयल। यदि आप इसे देखेंगे कि पिछले वर्ष जब ये क्रूड ऑयल की बात हुई थी तो उस समय यह कहा गया था ऑयल मिनिस्ट्री के द्वारा कि इंडिया 85%, लगभग 85% या उससे अधिक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। रसिया इज द सिंगल लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। यह UAE के बाद UAE को रिप्लेस करके रशिया आया था, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कैन ओवर अबाउट 9 days इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। आपने देखा होगा कि बीच में जब ये चीज़ें आई थी कि देश में तेल नहीं हो रहा है, या खाड़ी देशों में जब युद्ध चल रहा था और कुछ जहाज़ नहीं आ रहे थे, हमारे यहाँ जहाज़ तेल में सागर में डूब रहे थे, कई तरीके का डिस्प्यूट चल रहा था इस तरीके का ग्लोबली। तो उसमें आपने देखा था कि PIB पे एक न्यूज़ आई थी, हमारे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि पेट्रोलियम रिजर्व जो है हमारे, मतलब ये इमरजेंसी के लिए ये रिक्वायरमेंट जो है इंडिया की स्ट्रेटेजी है पेट्रोलियम रिजर्व करने की कि कम से कम 9 दिन, उसे ये 9 days इमरजेंसी प्लान ही कहा गया। तीसरा, द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑल्सो सेपरेटली मेंटेन अ रिजर्व ऑफ अबाउट 2 months। तो लगभग इसके 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसके आंसर डी ही होने चाहिए।